वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर से पढ़ने वाले हैं आपका को एएलपी टेक्नीशियन के लिए बेनिफिशियल साइंस का एक मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन बिफोर वी गेटिंग स्टार्टेड, हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चाहे वो जो भी रीजन हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी लेस देन। तो पूछ रहा है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये क्वेश्चन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उतना ही आपका क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्या है, आवेश की न्यूनतम मात्रा को आवेश का क्वांटम भी कहा जाता है। अगला है आपका स्थिर स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। देयर इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, वो आपका कंजर्वेटिव यानी संरक्षी होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, आपका संरक्षी यानी कंजर्वेटिव होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र को संरक्षी कहा जाता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहा जाता है। यह अंतरिक्ष में स्थिर आवेशों से बनता है। स्थिर विद्युत किसी वस्तु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के असंतुलन की वजह से पैदा होती है। अगला है आपका डिबाई यूनिट इज। डिबाई किसका मात्रक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मात्रक है डिबाई। डिबाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। इसका नाम भौतिक विज्ञानी पीटर जे डब्ल्यू डिबाई के सम्मान में रखा गया है। एक डिबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, व्हाट इज इट्स मास। तो अगर एक ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, तो इसका मास क्या होता है, बढ़ने लगता है, इसका बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में ऋणात्मक आवेश होता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है तो वह ऋण आवेशित हो जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, इसलिए उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। सीधा सा कहने का मतलब है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन में मान लो 17 इलेक्ट्रॉन था, 17 प्रोटॉन था, इसने एक ले लिया। ठीक है, इसने जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब क्या हो गया, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पहले से तो बेसी हुआ ना, पहले से तो बढ़ा ना, तो इसीलिए इसमें क्या है कि मास इसका बढ़ जाता है। विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ml t-3 a-1। ये होता है आपका विद्युतीय क्षेत्र का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। If the distance between two charges is increased, then the value of electric potential energy of the charges will be, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, may increase और decrease। दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनके विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ या घट सकती है। यह आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर आवेश समान है तो उन्हें दूर ले जाने से स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, लेकिन अगर आवेश विपरीत है तो उन्हें दूर ले जाने पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। The electric intensity inside a charged spherical hollow conductor is।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल होलो कंडक्टर इज जीरो। क्या? जीरो। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता शून्य होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के चालक में आवेश सिर्फ सतह पर होता है, अंदर नहीं होता है, इसीलिए अंदर में जीरो हो जाता है। अगला है स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? बाय विच लॉ इज द फोर्स बिटवीन स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन? ये दिया जाता है कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। किसके द्वारा? कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम के द्वारा दिया जाता है। कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है, यानी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पढ़ा होगा आपने F1 F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 12th क्लास में। अगला है आपका दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने के बीच का बल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर हम लोग इसको डबल कर दें, आर को 2R कर दें, तो क्या होगा? 2R का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर हो जाएगा, तो वही हो जाता है, चौथाई हो जाता है। समझ में नहीं आया? लेट मी एक्सप्लेन। Q1 Q2 R स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो बोल रहा है कि अगर R को, डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दें, क्या बोलते हैं, दूरी को दुगुनी कर दें, है ना, दूरी को दुगुनी कर देंगे, तो यहाँ पे इस R को हम लोग क्या करेंगे, R के जगह में हम लोग 2R लिख देंगे, तो हो जाएगा Q1 Q2। अब 2R का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 4R का स्क्वायर, है ना, तो चौथाई हो गया ना, चौथाई हो जाता है, बिकम्स क्वार्टर। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई न्यूटन पर कूलम है, और आयाम यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL_T-3 I-1, mL_T-3 I-1। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर केप्ट इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस विल बी इक्वल। विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे होता है आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे? तो देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लगने वाला विद्युत बल परिमाण में बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लगने वाला विद्युत बल विपरीत दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि दोनों में अलग अलग डायरेक्शन होता है। जैसे देखो, दो चीज होता है, एक होता है लाइक चार्ज, एक होता है अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज क्या होता है? मान लो माइनस माइनस लाइक चार्ज हो गया, प्लस प्लस लाइक चार्ज हो गया। अनलाइक चार्ज क्या हो गया? माइनस प्लस प्लस माइनस। तो देखो, लाइक चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अनलाइक चार्ज हुआ ना, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। लगने वाला विद्युत बल विपरीत दिशा में होता है, यानी कि ये इधर लगेगा तो ये इधर लगेगा। इसमें क्या हुआ? ये इधर लगेगा तो ये एक रिपेल हो रहा है ना, इधर नहीं लगेगा, सॉरी, ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण प्रोटॉन के त्वरण से ज्यादा होता है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस इज इंक्रीज। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। यदि चाहे साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेश दिया जाए या धनात्मक आवेश, दोनों ही स्थितियों में त्रिज्या बढ़ती है। यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो और उदासीन बिंदु की संख्या होगी, इफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इन सच अ वे दैट इट्स नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स नॉर्थ, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स विल बी।
नॉर्थ पोल्स को अगर नॉर्थ में ही रख दें तो न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा? न्यूट्रल पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। क्यों होगा यहाँ देखते हैं। जब किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में इस तरह रखा जाता है कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबक और पृथ्वी के क्षेत्र चुंबक की भूमध्य रेखीय रेखा के साथ विपरीत दिशाओं में इंगित करते हैं। इसे भूमध्य रेखा पर दो तटस्थ स्थान बनाते हैं। ये दोनों स्थान चुंबक की दूरी से समान दूरी पर होते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मैग्नेटिक टेंडेंसी लेस देन 1 एंड नेगेटिव? तो किसके पास जो मैग्नेटिक टेंडेंसी होता है वो एक से कम होता है, वो होता है डायमैग्नेटिक के पास। डायमैग्नेटिक के पास डायमैग्नेटिक चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य से कम होती है। इसका अर्थ यह है कि डायमैग्नेटिक में हमेशा चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होगा। अगला, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म तथा लोह मैग्नेटिज्म के सभी पदार्थों के सात्विक गुण है। द सात्विक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल सब्सटेंसेस ऑफ डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म आर, क्या होता है? ये सब डायमैग्नेटिज्म ही होता है। निकेल क्या है? निकेल जो है वो पैरामैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक है। निकेल क्या है? अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। अगला, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप एट द इक्वेटर इज 0 डिग्री। इक्वेटर पे मैग्नेटिक डिप का मान कितना होता है? 0 होता है, 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टेंजेंट नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का कोण होता है। द टेंजेंट रूल अप्लाइज टू टू मैग्नेटिक फोर्स फील्ड व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। जब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तभी टेंजेंट फॉर्म लगेगा। ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऑन कूलिंग। जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ठंडा करते हैं तो उसका क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है। चुंबकीय चुंबकन उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक। एसआई मैग्नेटिक एसआई ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन द यूनिट इज, क्या होता है? यूनिट ऑफ एस मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो आपका टेस्ला होता है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? टेस्ला होगा। यहाँ पे कंप्लीट होता है हम लोगों का 20 क्वेश्चंस। आई होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है और आपने किसी भी रीजन से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन एंड चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय भारत, पढ़ते रहिए।